सोचिए, तारीख है फरवरी 2026। दुनिया के इतिहास में ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। एक ऐसा टकराव जिसने पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और इसका अंजाम क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता था। तो चलिए इस पूरी घटना को जरा समझते हैं। और इसकी शुरुआत ना एक सवाल से होती है। दुबई, जिसे हम दुनिया का सबसे आलीशान और महफूज शहर मानते हैं, आखिर वो आग की लपटों में क्यों जल रहा था? बुर्ज खलीफा के पास मिसाइलें क्यों गिर रही थी? और ये सिर्फ खबरें नहीं थीं, ये वहां फंसे हुए लोगों की आप बीती थीं। एक चश्मदीद ने बताया कि कैसे उनका होटल एक धमाके के ठीक सामने था, और दुबई एयरपोर्ट पर तो बस अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई भाग रहा था। जो शहर कल तक ऐशो आराम और सपनों का दूसरा नाम था, वो रातों रात एक जंग का मैदान बन गया था। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, इस तबाही के पीछे की चिंगारी थी ऑपरेशन लायंस रोर। ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, और उनका मकसद एक ही झटके में ईरान के पूरे नेतृत्व को खत्म कर देना। एक ऐसा वार जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी 2026 सुबह 5:15 बजे अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। तेहरान में एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिस पर बंकर बस्टर मिसाइलों से हमला किया गया। और दोपहर होते होते ईरान के सरकारी टीवी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह सिर्फ खामेनेही की मौत नहीं थी। इस एक हमले में उनके परिवार के सदस्य, ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और 40 से ज्यादा दूसरे टॉप के अधिकारी सब एक साथ मारे गए। अब जाहिर है पश्चिमी देशों के रणनीतिकारों को लगा कि बस ये तो चेकमेट है, एक निर्णायक जीत। उन्होंने सोचा कि अब ईरान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इस ऑपरेशन को एक सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया। कहा गया कि निशाना सिर्फ लीडरशिप पर था, लेकिन जमीनी हकीकत दिल दहला देने वाली थी। ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल गिरी, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं। 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ी भी इस हमले का शिकार हो गईं। ये तबाही इतनी बड़ी थी कि इसने उस क्लीन विक्ट्री के सारे दावों को झूठा साबित कर दिया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि ईरान अब घुटने टेक देगा, लेकिन शायद उन्होंने एक घायल देश की ताकत को बहुत कम आंकने की गलती कर दी थी। ईरान ने जो पलटवार किया, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इस नंबर को देखिए, 550 से भी ज्यादा। जी हाँ, ईरान ने एक साथ इतनी मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिए। ये एक ऐसा हमला था जिसका मकसद दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फेल कर देना था, उसे संभलने का कोई मौका दिए बिना। और देखें, ईरान का निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था। उसने अपने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस के तहत पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर से लेकर UAE के दुबई एयरपोर्ट तक, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर्स से लेकर कतर, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक, हर जगह हमला किया गया। ईरान का संदेश साफ था, अगर हम पर हमला हुआ तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अब यहां से सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती आखिर हुई कैसे? उन्होंने ईरान के हथियारों की ताकत को तो शायद सही से समझा, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता और उसके फैले हुए नेटवर्क को समझने में वो पूरी तरह से चूक गए। इस बड़ी गलती को समझने के लिए हमें ईरान की बनावट को एक अलग नजरिए से देखना होगा, और वो नजरिया इस एक लाइन में छिपा है, अ बी हाइव विदाउट अ किंग, यानी एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता जिसका कोई एक राजा नहीं है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने डीकैपिटेशन स्ट्राइक की थी। उन्हें लगा कि सिर काट देने से शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान असल में डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर का तरीका अपनाता है। ये एक ऐसी रणनीति है जहां एक सेंट्रल लीडर के बिना भी अलग अलग लड़ाकों के ग्रुप्स खुद ब खुद दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। ये टेबल इस बात को और भी साफ कर देती है। अमेरिका और इजराइल का निशाना था ईरान की हायरार्की, खामेनेई, उनके कमांडर, उनके मंत्री। लेकिन ईरान की असली ताकत थी उसका नेटवर्क। लेबनान में बैठा हिजबुल्ला, यमन के हूती और इराक व सीरिया में फैले शिया लड़ाके। जैसे ही सेंट्रल लीडरशिप पर हमला हुआ, ये पूरा का पूरा नेटवर्क बिना किसी ऑर्डर के अपने अपने मोर्चों से एक्टिव हो गया। एक मिलिट्री एनालिस्ट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उन्हें लगा कि वो एक सांप का सर काट रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते में लात मार दी थी। राजा तो चला गया, पर मधुमक्खियों के झुंड ने हर दिशा से हमला कर दिया। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा पहलू जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो है इस पूरे संघर्ष का भारत से एक गहरा कनेक्शन। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के ईरान को आकार देने में भारत के एक 200 साल पुराने शाही कर्ज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी?
तो कहानी शुरू होती है 1825 में। अवध के नवाब ने बर्मा युद्ध के लिए अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा कर्ज दिया। बाद में अंग्रेजों ने उसका ब्याज अवध बेक्वेस्ट नाम के एक फंड में जमा करना शुरू कर दिया। अब इस फंड से सालों तक इराक के नजफ और करबला जैसे शिया धार्मिक केंद्रों में पैसा भेजा जाता रहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही केंद्र आगे चलकर ईरान के 1979 की इस्लामी क्रांति के नेताओं की ट्रेनिंग का गढ़ बने। और ये कनेक्शन सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक आयतुल्ला खुमैनी के दादा असल में भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर के रहने वाले थे। जी हाँ, मतलब आज के ईरान की नींव रखने वाले लीडरशिप का सीधा रिश्ता भारत की जमीन से था। चलिए इतिहास से वापस आज के इस संकट पर लौटते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। इस चार्ट को देखिए। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा खतरे में है। अगर ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक जाएगी, जिससे एक ग्लोबल मंदी आ सकती है। ऊपर से रूस और चीन के इस लड़ाई में शामिल होने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है और एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट भी पैदा हो सकता है। और विडंबना देखिए, जिस हमले का मकसद ईरान की सरकार को अंदर से तोड़ना था, उसने शायद ठीक उल्टा काम कर दिया। इस हमले से पहले ईरान की जनता अपनी सरकार से नाराज थी, प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इस बाहरी हमले ने उसी जनता को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दे दिया जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज की दुनिया में जहां लड़ाइयां देशों के बीच नहीं बल्कि नेटवर्क्स के बीच लड़ी जा रही हैं, वहां असली जीत किसकी होती है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।